जो आपका डिसीजन था कि बीबीए या एमबीए करना, वो पेरेंट्स का डिसीजन था कि आपका खुद का डिसीजन था? मेरे फ्रेंड्स कुछ एनडीए में चले गए थे, कुछ फ्रेंड्स मेरे दिल्ली भी आ गए थे। बट ये डेफ़िनेटली मेरे माइंड में था कि मुझे मैनेजमेंट ही करना है। तो आपका पहला जॉब कहाँ पे था? किस कंपनी में? फर्स्ट जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट था वो इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज़ में था गुड़गाँव। ये करियर छोड़ के रियल एस्टेट में आने का डिसीजन? तो रियल एस्टेट हमेशा से मुझे फ़ैसिनेट करता था। बैंकिंग ऑल्सो टीचेस यू कि हाउ नॉट टू लूज़ द कस्टमर, क्योंकि बैंक इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर। आप कस्टमर अच्छी सर्विस करेंगे आप कस्टमर्स को, दे विल कम बैक टू यू। बैंकिंग से रियल एस्टेट में आने के बाद जो सबसे टफ चीज़ आपको लगती है यहाँ पे, जिसको आप सुधारना चाहोगे? अगर उस किसी बैंकर ने किसी क्लाइंट का कुछ कमिट कर दिया कि आई विल हैव दिस डन इन स्पेसिफिक टाइम, तो वो ही विल डू डे इन डे आउट कि वो उस टाइम लाइन्स के अंदर उसको कंप्लीट करके अपने कस्टमर्स को ही विल कीप हिज वर्ड्स। व्हाई यूजन? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो मेन रोड्स हैं वहाँ से कितने कनेक्टेड हैं। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्यूजन रेडियो। आज हमारे साथ हैं अमित मंगेन जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फ्यूजन इंफ्रा, जो जनरली पॉडकास्ट में आते नहीं हैं, पर हम उनको आज खींच के लाए हैं पॉडकास्ट में। और इस एपिसोड में जानेंगे हम उनकी जर्नी। एंड थैंक यू अमित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सच ए शॉर्ट नोटिस। तो सारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, बैकएंड पे अमित सर लगातार टीम के साथ और सबके साथ लगे रहते हैं दिन रात, एंड विथ स्माइल ऑन हिज फेस। एंड आज हम देख रहे हैं यूजिन जिस ऊंचाइयों पर जल्दी जल्दी पहुंचते जा रहा है, उसमें अमित सर का उतना ही योगदान है जितना आशीष राम सर और बाकी डायरेक्टर्स का। तो वेलकम अमित सर टू द यूजिन रेडियो पॉडकास्ट। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। काफ़ी लोग आपको जानते हैं, काफ़ी लोग आपसे मिले हुए हैं, बट किसी ने अभी तक आपकी जर्नी के बारे में उतना हम लोग को भी जानकारी नहीं है। तो मैं आज जनता के लिए आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि आप बताओ कि आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हो, या आप होम टाउन कहाँ का है आपका। तो थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं और उन यादों को ताज़ा करते हैं। डेफिनेटली प्रतीक, अ, जैसे कि आपने कहा कि हम जर्नी शुरू करते हैं तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तरकाशी, ओके। then moved to Rishikesh for the schooling and did my ISC from there only, Omkaran School, Rishikesh. And for the further studies, I moved to Dehradun. So I did my BBA and MBA both from Dehradun IMS Institute, and then got the campus placement in Gurgaon. So I moved to Gurgaon in 2005. Since then, I'm in Gurgaon. Moved to various financial institution from right from India Bulls to SDFC Bank, Kotak Wealth. Then last assignment was with Jana Small Finance Bank. सो आप सबको पता ही चल गया है कि आप पहाड़ों से हैं। तो एक पहाड़ी तो काफ़ी चीज़ें मिस करता होगा। गुड़गांव में 20 साल गुड़गांव में भी हो गया, तो जी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लगातार अभी भी मिस करते हैं और वो चाहते हैं कि उसको ना मिस करें। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी भी आपको अपने होम टाउन की या देहरादून की या उत्तरकाशी की यादें आती हैं आपको? देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे मिस करता हूँ, ऑब्वियसली फैमिली तो है ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी भी देहरादून में ही रहते हैं। आई लॉस्ट माई फादर फ्यू ईयर्स बैक बट माई मॉम स्टिल इज़ इन देहरादून। और फैमिली के अलावा जो वेदर है, जो करंट AQI लेवल्स अगर आप यहाँ दिल्ली एनसीआर के देखो, हम्म, विच इज़ नेवर बिलो 300 350। जहाँ से मैं आता हूँ लोग ये भी कहते हैं कि बादलों से ऊपर घर है हमारे। हम्म। तो वो एक्चुअली में सच है। ओके। तो हमारे जो गांव हैं, जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पौड़ी, तो वहाँ क्लाउड्स हमारे घरों से नीचे ही आते हैं। तो वो डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ। साल में कोशिश करता हूँ कि एक दो बार उस टाइम पे ज़रूर जाऊँ गांव, जब वो मानसून वेदर होता है, वो क्लाउड्स होते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई मिस द मोस्ट। अदरवाइज़ देखिए गुड़गांव कर्म भूमि तो है ही हमारा। तो आज जो भी हैं वो इसी की वजह से हैं, तो लेट्स नॉट डिनाई दैट। बट हाँ, गिवन एन ऑप्शन तो वापस ज़रूर जाना चाहेंगे कभी ना कभी लाइफ में। जनरली जितने भी पहाड़ों के लोग होते हैं काफ़ी फिजिकली फिट होते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो आपके स्कूलिंग में के टाइम कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो लगातार आप खेलते थे, जो अभी छूट चुका है?
हाँ, मतलब स्कूलिंग में मैं वॉलीबॉल बहुत खेलता था ओके। और ट्रैकिंग तो भाई देखिए जो जो भी पहाड़ी है नेचुरली वो ट्रैकर तो होगा ही, क्योंकि गांव में रोड्स अब पहुंची हैं 2005 के बाद से हमारे स्पेशली। तो आई स्टिल रिमेंबर द डेज कि हमारी जो समर ब्रेक्स होते थे उसमें हम एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हमें बस छोड़ के चली जाती थी, उसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक, और वो भी पहाड़ों पे, और उसमें विंड समर्स में क्योंकि आप जा रहे हो तो वहाँ पे वो मकान हमारे नॉर्मली बंद होते थे, तो सारा पूरे 1.5 महीने का राशन सब कुछ आप कंधों पे लेके जा रहे हो। तो वो जो एक चीज़ है वो डेफिनेटली वहाँ पे तो हमेशा ही रहेगी कि पहाड़ी जो होंगे वो इसीलिए फिट थोड़े होते हैं, क्योंकि स्टिल अभी भी आज भी आप अगर हमारे गांव जाएंगे जो हमारे टेम्पल हैं वो कम से कम हमारे नॉर्मल घरों से कम 200 300 400 मीटर ऊपर हाइट में होते हैं। तो वो ट्रैक जो है वो आपको फिट रखता है। अभी भी आप पानी लेने जाते हो तो स्टिल जो नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के, आप वहाँ जाते हो, अभी भी हमारे यहाँ टैप वाटर यूज़ नहीं होता है गाँव में। तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिसको हम पंदेरा भी बोलते हैं, तो आप जब वो लेने जाते हो तो आप कम से कम 200-300 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाते हो अपने घर से, तो आप फिजिकली फिट हो ही जाते हो इवन इफ यू डोंट वांट टू बी। जो आपका डिसीजन था कि बीबीए या एमबीए करना, वो पेरेंट्स का डिसीजन था कि आपका खुद का डिसीजन था? नहीं नहीं, वो मेरा ही डिसीजन था, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स कुछ एनडीए में चले गए थे, कुछ फ्रेंड्स मेरे दिल्ली भी आ गए थे, बट ये डेफिनेटली मेरे माइंड में था कि मुझे मैनेजमेंट ही करना है। इसीलिए मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम ना करके आई चोज़ बीबीए, तो ताकि लाइन पहले से ही क्लियर रहे, मुझे पता रहे कि सिंस आई हैव टू डू एमबीए तो मैं उसका बेसिक्स पहले से ही क्लियर करके चलूँ। एमबीए के बाद आप जैसे आपने बताया कि तो आपका पहला जॉब कहाँ पे था, किस कंपनी? फर्स्ट जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट था वो इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज़ में था, गुड़गांव। ओके। और कितने साल थे आप इंडिया बुल्स में? दैट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, 6 months। ओके। देन आई मूव टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक वाज कंसिडरेबल अ लॉन्गर टेन्योर, उसमें मैं 7.5 8 साल था, ओके। और रिटेल बैंकिंग में। तो एचडीएफसी बैंक ने मुझे सही मायनों में बैंकिंग सिखाई। एचडीएफसी बैंक ने आपको आपके पार्टनर शीशराम जी से भी मिलाया होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो शीशराम और मैं वहीं मिले थे 2005 में। ओके। ही वाज आल्सो विद एचडीएफसी बैंक, ऑब्वियसली दूसरा वर्टिकल था, बट यस हम दोनों एचडीएफसी बैंक में ही मिले, और सिंस देन वी आर टुगेदर। इट्स बीन 21 ईयर्स नाउ। सो आपके अगर देखा जाए कि 2 दशक का प्रोफेशनल कैरियर है, उसमें अगर लास्ट 2-3 साल हटा दिया जाए तो 15 से 16 साल का एक बैंकिंग और फाइनेंशियल कैरियर है। तो ये कैरियर छोड़ के रियल एस्टेट में आने का डिसीजन बहुत पर्सनल लेवल पे था कि जनरली एक ये था कि अब थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को, नहीं वो ग्लैमर डेफिनेटली, आ रहा है वहाँ पे थोड़ा? हाँ ग्लैमर तो आप कह सकते हो कि रियल एस्टेट में डेफिनेटली ग्लैमर बहुत है, हम्म, जो मैं से सो। बट जब आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होते हो किसी भी, और व्हेन यू डू फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर क्लाइंट्स, तो आप उसका एसेट एलोकेशन करते हो। तो रियल एस्टेट हमेशा से मुझे फैसिनेट करता था, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट्स के लेट्स से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हैं, इक्विटी पोर्टफोलियोज हैं, एफडी पोर्टफोलियोज हैं, तो रियल एस्टेट इज ऑल्सो डिसेंट साइज पोर्टफोलियो, या एसेट एलोकेशन आप कह सकते हो किसी भी क्लाइंट के लिए। तो वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता था। तो जब मैंने बैंकिंग छोड़ी और अपना फाइनेंशियल कंसल्टिंग शुरू किया, तब भी ये एसेट, इसके अंदर मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट कराता था। ओके। एंड देन शीश एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट द वेंचर, एंड वी फॉर्म्ड यूजन इंफ्रा। तो आप कह सकते हैं एक पर्सनल के साथ सो घर प्रोफेशनल से डिसीजन कोई भी था। रिपल्शन नहीं, फैमिली से सपोर्ट मिला था जब आप स्टाफ बैंक नहीं एक नहीं स्टेबल जॉब छोड़ रहे थे, नहीं जनरली नहीं मिलता नहीं, नहीं। नहीं है? पापा तो मेरे बड़े अगेंस्ट थे ओके। कि ये तुमने क्या कर लिया है, 15 साल तुम बैंकिंग में तुमने काम किया, और यू हैव रीच्ड अ लेवल, और उसके बाद तुम ये क्या, क्योंकि मेरे फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सर्विस क्लास फैमिली। तो उनको काफ़ी शुरू में टाइम लगा टू एक्सेप्ट कि somebody फ्रॉम द फैमिली इज इनटू बिजनेस नाउ। बट ठीक है, बाय द टाइम ऑब्वियसली देखो एंड ऑफ द डे व्हाट यू मेक मेक्स अ डिफरेंस इन द फैमिली। एंड सिंस आई वाज फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा टू रीगेन द लेवल्स ऑफ इनकमिंग जो कि मैं बैंकिंग में आ रही थी मेरे पास। मैं देखता हूँ कि आई गेस व्हाट सेट्स यूजन अपार्ट इज आल्सो जो बैंकिंग एक्यूमेन आप और शीशराम जी लेके आए हो, वो एक अलग लेवल का ऑपरेशनल एक्सलेंस लेके आता है यूजन में। चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो प्रोजेक्ट प्लानिंग हो, बहुत मेटिकुलसली, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है हर चीज़ की प्लानिंग। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आप लोग का बैंकिंग एक्यूमेन है
which has made you guys so strong, and it is setting you guys apart in real estate domain as well. ट्रू, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि बैंकिंग जो होती है वो आपका एक, इट्स नॉट ओनली द माइंड जो कि सेट होता है, वो आपकी कितने नीयत भी सेट कर देता है. समबडी हु इज़ फ्रॉम द बैंकिंग बैकग्राउंड, उसके इंटेंशंस गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उसको आप देखिए बैंक के डिफरेंट वर्टिकल्स जो होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, व्हेन इट कम्स टू दी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एपेटाइट हाई हो जाता है बैंकर्स का, उनको कैलकुलेटिव रिस्क लेने की आदत पड़ जाती है. प्लस बैंकिंग ऑल्सो टीचेस यू कि हाउ नॉट टू लूज द कस्टमर, क्योंकि बैंक इज ऑल अबाउट द कस्टमर. आप कस्टमर अच्छी सर्विस करेंगे आप कस्टमर्स को, दे विल कम बैक टू यू. once you make the loyal customers and you are set for your life in the banking, that really helps us. And other parts also of the banking, like हम बात करें अगर कि बैंकिंग में हमें और क्या हम सीखते हैं बैंकिंग से, तो अपार्ट फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट जो कि हमें सिखाता है कि हमें कितना लोन लेना चाहिए, कितना अपनी कैपिटल लगानी चाहिए, कौन सा लोन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, वो फाइनेंशियल सेक्टर की जो एक्सपर्टीज़ या आप कह सकते नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है, वो हमें अपने बिजनेस में हेल्प करती है, क्योंकि हम अननेसेसरी वी डोंट गो ओवर वेट on the loans. Otherwise, तो it's very easy these days to get the loans, but we have to repay also. So keeping that in mind, we take the calculative risk. Plus जो banks के अंदर आप देखो innovations आते रहते हैं, we try to inculcate that innovation part in the our business also here. और बाकी तो more or less it is same only. वहाँ भी कस्टमर्स हैं, यहाँ भी कस्टमर्स हैं. You keep your customers happy और दे विल गिव यू द रिपीट बिजनेस. आप एक किसी हाउस होल्डर को कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट या उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसने आपके साथ इन्वेस्ट किया है, इफ इट ग्रोज तो ही विल रेफर 5 अदर फ्रेंड ऑफ हिज टू यू. टाइमली डिलीवरी, दैट्स द इंटेंशन कि हम जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें तो हम चाहेंगे कि उसको हम टाइमली डिलीवर भी करें अपने क्लाइंट्स को. बैंकिंग से रियल स्टेट में आने के बाद जो सबसे टफ चीज़ आपको लगती है यहाँ पे, जिसको आप सुधारना चाहोगे एज ए इंडस्ट्री वाइज, नॉट एज कंपनी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, तो वो क्या चीज़ है मैं आप सुधार लाना चाहोगे? द कमिटमेंट लेवल्स. कमिटमेंट लेवल. बिकॉज ऑब्वियसली बैंकर, इफ अगर किसी बैंकर ने किसी क्लाइंट को कुछ कमिट कर दिया कि आई विल हैव दिस डन इन स्पेसिफिक सेट टाइम, तो वो ही विल डू डे इन डे आउट कि वो उस टाइम लाइन्स के अंदर उसको कंप्लीट करके अपने कस्टमर्स को, ही कीप हिज वर्ड्स. वो दैट वाज समथिंग विच आई वाज मिसिंग एट द स्टार्ट, कि यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इनफैक्ट थोड़ा सा यस थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है ही. तो वो मैं डेफिनेटली चाहूँगा, जो कि हम आप देखेंगे हम काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि वट एवर वी कमिट वी ट्राई टू डिलीवर इट. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड सिटी के फेज 2 का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और जो हमने प्रॉमिस किया था उससे हम जल्दी ही चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. और उस चीज़ के लिए मैं आपको पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो जिस मच. स्पीड से काम चल रहा है, उस स्पीड से लगता है कि 6-8 महीने में एक अच्छी खासी डिलीवरी हम लोग फेज 2 की देना स्टार्ट करेंगे. हाँ, फेज 2 शेप अप हो जाएगा हमारा इन 6 मंथ्स टाइम, बिकॉज आवर प्रोजेक्ट इज इन गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर. तो वहाँ पे गोवा में आपको पता है 4 मंथ्स और 4.5 मंथ्स तो बारिश है बहुत तेज. सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड विंडो टू वर्क ऑन इट. वी हैव बीन वेटिंग सिंस मई. नवंबर तक बारिश हो रही थी. नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू मेक इट वर्क. तो हमने वॉर फुटिंग लेवल पे काम शुरू कर दिया है. आई एम श्योर जो क्लाइंट्स जा रहे हैं, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल जो जा रहे हैं गोवा, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि एक बार गोवा में जाके यूजिन की साइट जरूर देख के आएँ. एंड अब यूजिन की साइट की बात आ ही गई है, तो ये पहला गोल्ड सिटी अगर देखा जाए, एक छोटा प्रोजेक्ट किया आपने गोवा में जिसका नाम है लामान. 13 विला की कम्युनिटी है, अ वंडरफुल इंडो पोर्टुगीज विला कम्युनिटी. जो यूज़र पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो वीडियो भी हम लामान देखा बीच में प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं. उसके बाद एक 500 एकड़ का प्रोजेक्ट, एक नई कंपनी के लिए इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट, और वो साइट चूज़ करना, जो कि अब देखा जाए तो सभी बोलेंगे कि यूजिन हैज़ बीन वेरी लकी. जो साइट का अगर लोकेशन देखा जाए तो इतने बिल्डर एनसीआर के मूव कर रहे हैं. ट्रू. हर 15-20 किलोमीटर हमारे आगे काफ़ी बिल्डर अब आ गए राइट. एनसीआर के. एंड हमारी साइट अगर देखा जाए एयरपोर्ट के जस्ट बाद हमारी साइड आती है, पहली बड़ी साइट, फर्स्ट साइट.
और पहला ही प्रोजेक्ट 500 एकड़ का, दूसरा प्रोजेक्ट 500 एकड़, 2 एकड़ से सीधे 500 एकड़ का प्रोजेक्ट करना, ये ऐसा क्यों? आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है? क्योंकि 500 एकड़ में फिर एक 7 से 8 साल का टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे आप उसको बना के डिलीवर करते हो, जबकि आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर कर सकते देखिए प्रतीक, जो विजन है, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू शीश ऑल्सो। हो। शीश का विजन बहुत ही क्लियर था कि अगर कोई दिल्ली एनसीआर से हमारे टाउनशिप के अंदर आए, वी वांटेड टू हैव अ कम्युनिटी। हम सिर्फ वो छोटे प्रोजेक्ट 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के करके हम वहाँ से एग्जिट नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि टू हैव आर नेम देयर, एक माइलस्टोन हम सेट करना चाहते थे। एंड व्हेन यू सेट कि आप लकी हैं उस साइट के लिए, तो ट्रस्ट यू मी कि ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। ओके। एवरी वीक शीश एंड मी यूज टू ट्रैवल टू गोवा, और आप उस 15-20 किलोमीटर रेडियस के अंदर किसी भी आप विलेज के अंदर चले जाइए, उसका सरपंच हमें जानता होगा। सबके साथ बैठ के हमने शाम को चाय पी है, और कम से कम 50 से 60 हमने साइट्स देखी होंगी, प्लॉट्स देखे होंगे, ओके। तब हम यहाँ पे पहुँचे। सो इट इज़ नॉट कि हमें मिल गई अचानक से कम 6-7 महीने तक हम एवरी वीक जा रहे थे गोवा। एवरी वीक वी यूज टू गो, तब जाके ये इस साइड पे मिले। हाँ, गॉड हैज़ बीन काइंड, साइट बहुत ही वंडरफुल है। वन साइड यू हैव अ टेरिकोल रिवर व्यू, द अदर साइड यू हैव एयरपोर्ट व्यू, यू कैन सी द प्लेन डिसेंडिंग। आपको एटीसी का टावर दिखेगा, जो हमारा फेज़ 1 का जिससे हम कह रहे हैं कि जो क्लब हाउस है हमारा, वहाँ से एटीसी का टावर आपको दिखेगा। द अदर साइड इज़ ऑल डेंस ग्रीन। तो वो जो फील है वहाँ पे, ऑल कैशू प्लांटेशन, कोकोनट ट्रीज, सुपारी ट्रीज, तो साइट इज़ रियली वेरी ग्रीन। तो जो प्रपोज्ड 500 एकर्स हम कह रहे हैं, वो यही ऑब्जेक्टिव था कि वंस द पर्सन इज इन दिस टाउनशिप, इन दिस सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, तो उसके बाद उसको बाहर किसी भी चीज़ के लिए ना जाना पड़े। तो माइंड शुरू से वही उसी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा था कि वी विल हैव एवरीथिंग इन द कैंपस। तो जैसे मुझे तो लगता है कि अ, काफ़ी लोगों के लिए क्या पता ये सेकंड होम ना हो, ये उनका फर्स्ट होम हो। ट्रू, यू मे से, क्योंकि यू मे से सो। जिस तरीके का एक्यूआई लेवल हम एनसीआर में या फिर इवन सिटीज लाइक मुंबई जो कि ओशियन फ्रंट पे है, वहाँ पे भी एक्यूआई लेवल 400 क्रॉस कर जा रहा है बीच बीच में। जो करेक्ट। एक्यूआई लेवल देखते हैं उससे लगता है कि यूजिन गोल्ड सिटी कैन बी अ गुड प्लेस फॉर sanctity फॉर people who want to establish their first home as well. ट्रू, क्योंकि आप देखिए कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो 3-3 6-6 महीने के लिए जाके गोवा सेटल हो गए थे, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, कि जो एक्यूआई लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं। एवरेज अगर आप मानसून्स में देखेंगे तो 30 के आसपास का एवरेज एक्यूआई रहता है, नॉर्मल डेज में भी 50 के आसपास। तो 50 एक्यूआई फॉर अ पर्सन हु लिव्स इन दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे एवरेज एक्यूआई आजकल 300 प्लस के हैं, तो उनके लिए तो लंग्स और उनके 5 साल अब वो अच्छा ब्रीथ कर पाएंगे। 300-500 वाले सेंसर कहाँ लगे हैं ये नहीं पता है। हाँ, हो सकता है 700-800 और हाँ, दिखाया ना जा रहा हो। करेक्ट। मतलब आई तो विल नॉट हाँ, हाँ। से मच ऑन इट, बट येस, अगर आप बाहर अपने विंडो से देखेंगे किसी हाई राइज से, तो जो आपको 100 मीटर डिस्टेंस पे दूसरी हाई राइज है वो नहीं दिख रही है कई बार आपको। तो आई एम श्योर एक्यूआई लेवल्स आर मच हायर देन जो कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, 300 350 400 की। एंड आज की डेट में इतना ज़्यादा ये चीज़ हो गया है कि हर दिन जो हम एनसीआर में रह रहे हैं अपनी लाइफ के कुछ दिन कम कर दे रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। And that is something where why investors are also flocking towards investing in Goa region. जहाँ भाई जिंदा रहे तभी तो आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ। क्योंकि मैं कल किसी से बात भी कर रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि दी इट्स नॉट ओनली द एक्यूआईज, द ट्रैफिक और जो बाकी सारी चीज़ें, स्ट्रेस लेवल स्पेशली हमारे जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर हैं, उससे ह्यूमन लाइफ की जो मोर्टेलिटी रेट है वो नीचे तो आया ही है। मतलब पहले 70-80 साल तक किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल 60 तक बिना मेडिसिन के पहुंचना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो लोग यही कह स्ट्रेस रहे, लेवल उसमें देखिए कि आजकल 25-26 साल के लड़कों में हार्ट अटैक कार्डियक कॉमन होता अरेस्ट जा आ रहा रहे है। हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ओनली। एंड व्हेन यू गो टू अ प्लेस लाइक दिस जहाँ पे कि नेचर से सराउंडेड है, तो ऑब्वियसली यू फील एट पीस। अब इसीलिए आप देखिए हर वीकेंड पे दिल्ली एनसीआर के लोग कहीं ना कहीं नियरेस्ट लोकेशन पे 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं टू गेट दैट पीस, कि मंडे टू फ्राइडे का जो मैड रश है, जो स्ट्रेस है, उसको किसी तरीके से वेंट आउट करें। तो शिमला, मसूरी, पूरा नैनीताल, शिमला एनसीआर ऋषिकेश, बन जाता है। पूरा एनसीआर बन जाता है। बट वो भी इतने फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो वहाँ पे भी अगर आप किसी एक्सटेंडेड वीकेंड पे जाओ तो आपको 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर के ट्रैफिक जैम्स मिल जाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, 8-8, 10-10 घंटे लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। एंड गोवा विद द ग्रेस ऑफ गॉड इज जस्ट 2 आवर फ्रॉम बाय द फ्लाइट। मुझे लगता है गोवा सारे चेक बॉक्स टिक कर देता है आपका एयर। अब शिमला जाने के लिए अगर
एक आप बिजनेसमैन हैं, आप शिमला जा रहे हो तो बाई रोड ही जाओगे, करेक्ट, एब्सोल्युटली, और या तो चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ से बाई रोड जाओ। बट हमारी साइड पे जाने के लिए, रहने के लिए आपको माउंटेन का एंजॉयमेंट मिलता है, एयरपोर्ट बगल में, 2 घंटे में आप पहुंच सकते हो, यू कैन एंजॉय द ट्रैवल देयर। तो जो माउंटेन चेक बॉक्स क्लिक टिक नहीं करता, वो गोल्फ सिटी या फिर गोवा ऑन द होल क्लिक करता है। करेक्ट। गोवा में आप यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी एक्टिविटी So कर it is सकते हो। not, that is why we say Goa is a global destination, और दैट इज अ प्लेस जिसको ट्रॉपिकल पैराडाइज भी आप बोल सकते हो, कि लोग गोवा से बोर नहीं होते। एवरी टाइम यू गो टू गोवा यू विल हैव समथिंग न्यू। गोवा का कुजीन इज लव्ड फॉर द पीपल हु यू नो हु लव फूड, beaches for the people who love beaches, mountains, casinos, aero city, cricket stadium, film city, you name it and you'll have it there. एंड तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं ऑलरेडी। और फूड की बात करो तो दे हैव एक्चुअली प्रिजर्व देयर फूड कल्चर। एब्सोल्युटली, जो ऑथेंटिक फूड गोवा के अंदर आपको मिलेगा, सो यू नो दे आर स्टिल यू नो क्लूड टू देयर रूट्स, कि वो और अपनी रूट्स नहीं छोड़ी है उन्होंने वहाँ पे अभी भी। जो गोवन कुजीन जो है स्पेशली, जो पोर्तुगीज आप भी टाइम से हर चला आ रहा महीने है। में 10 से 15 दिन स्पेंड करते हो गोवा ट्रू में काम ट्रू। के लिए, और हो सकता है वो रीज़न हो कि आपकी हेल्थ भी अभी काफ़ी मेंटेन रहती है कि 15 दिन गोवा में रहते हो और गोवा में पंद्रह रहते हैं। दिन यहाँ पे रहते हो, सब बराबर इवन आउट कर देते हो। I must tell you, Pratik, before we started Eugene, Goa has been place where I used to go twice a year. So since 2008, I've been going to Goa twice a year. I love Goa so much. Obviously, because of the food reasons, beaches, mountains, clubs, casinos, multiple reasons. But that is a place I have not got bored yet. अब बहुत एक पर्सनल क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बेटर हाफ का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी बेटर हाफ भी वर्किंग है। Correct. जब आपने ये प्लंज लिया तो पापा का तो सपोर्ट नहीं था, पापा तो शॉकिंग सपोर्ट था जो भी था। बेटर हाफ का क्या कहना था इस पे कि अमित क्या कर रहे हो अभी, या सेटल कैरियर में, दोनों सेटल हैं, अच्छी जगह हैं, यू हैव अ किड एज वेल, Yes, correct. तो उनका कैसा सपोर्ट था? और अब जो फेज 1 की सक्सेस के बाद है फेज 2, अब वो कैसा रिस्पॉन्स है? No, क्योंकि अभी भी सपोर्ट तो काफ़ी चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल पे आप ट्रैवल करते हो, true. उस लेवल पे अगर फैमिली का सपोर्ट ना मिले तो ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। Absolutely, Pratik. Parul, my wife, she has been very supportive since my banking days. हो Because गया आपकी लव मैरिज? you may say so. ओके, क्या वो भी बैंकिंग में बिलीव The किया? name of the company is NatWest Bank only. ओके, But yes, you may say कि she has been very supportive. Every time I used to switch jobs, and she said कि I am there, you take the risk. So आपको पता है किसी भी फैमिली के अंदर, if both the family members are earning, so one can take the risk. So that risk taker has always been me. I have switched jobs, one bank to another, 2 3 banks I have moved. She has been in the same company for last 18 years. She has not moved to any other company, but I have switched multiple companies and I have taken the risk because she was there with me, and she always says ki you take the risk, I'm there to back you up. So when I left the banking and started my own financial consulting, when nobody knew that I will be leaving the bank and starting my own, that was the biggest risk, because switching from one bank to another, you know from the day one how much you will get in hand. But when you switch from a service class तो बिजनेस industry क्लास। to a business class, that is where the you may say the shift is there. So those were the times when she really helped me, and God has been kind since then. और यूजन की जर्नी पर उनका क्या आउटलुक है अभी तक? तो शी इज एंजॉयिंग द जर्नी? Yeah, definitely. Because obviously she also knows she's very well. We have been there. She's wife खुशबू, हम सब 20-25 साल से एक साथ हैं. So बिजनेस के अंदर फैमिली रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि अगर आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो एज अ फैमिली उनके साथ काम करने के लिए, तो आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है. मुझे भी यूजन से जुड़े हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यूजन में कि फैमिलियर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इट्स नॉट अ वेरी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, बहुत एक फैमिली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन लगती है जो अपने फैमिली वैल्यूज़ के चलते हैं। सो जो लीडरशिप टीम है दे आर वेरी क्लोज टुगेदर,
चाहे वो द फर्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप हो, चाहे सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप हो, करेक्ट। दे आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू ईच अदर, और सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एंड दे कीप ऑन सपोर्टिंग ईच अदर इन इवन हाइज एंड लोज ऑफ जो हर On all ऑर्गेनाइजेशन the में। personal front you can say, इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर भी है that is very flat structure. Any employee can walk up to us and we don't treat them as employees, they are a family only, and they always walk up to us कि फैमिली में ये इशू है, ब्रेक चाहिए, लीव चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, किसी को एडवाइस चाहिए, they always come to us. अब अगर ये देखा जाए कि अमित मंगेन एज अ पर्सन जी। नेक्स्ट 5 से 10 साल का आप हॉरिजन में क्या देखते हो यूजन के लिए और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? व्हाट डू यू सी एज कि अब गोल पोस्ट ये है, मेरा अगला गोल पोस्ट ये है? मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे तो हम सभी को एक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, डेफिनेटली। तो वो आपके भी उसमें होगा। हाँ हाँ हाँ। अभी तो आप राइट साइड ऑफ 40s हो, फिर एक साइड आएगा जहाँ पे और थोड़ा सब लोग ध्यान रखेंगे। और थोड़ा ध्यान रखेंगे, एब्सोल्युटली। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ हमेशा कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो। जिम जाओ, रनिंग, एक्सरसाइज, यू मस्ट इंक्लूड दैट इन योर डेली रूटीन। और अभी आपने अपनी पूरी टीम की गोल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी है, इसीलिए लग रहा है कि क्योंकि सुबह देखिए सुबह ऑब्वियसली प्रतीक, हम गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप की हम बात कर रहे हैं कि हम गोल्फ कोर्स लेके आएंगे, 9 होल का एग्जीक्यूटिव गोल्फ कोर्स विच विल बी द फर्स्ट इन गोवा गोवा रीजन, रीजन का पहला है। विच इज़ अ डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव गोल्फ कोर्स। तो टीम को भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है व्हेन दे नो, बिकॉज एवरीबडी विल नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल द टर्म्स कि गोल्फ कैसे खेलते हैं, तो बिकॉज इसीलिए हमने, दैट इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव हाँ कि वो इसीलिए था कि गोल्फ खेलने मिल रहा है, सब कुछ गोल्फ खेल सीखने रहे हैं मिल सब रहा इसी बहाने। देयर वाज अ टाइम सब कहते थे कि ओनली द रिचेस्ट ऑफ रिच पीपल कैन गो एंड प्ले द गोल्फ। नाउ ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ आर्ट्स, है। बी he or she at any level, they'll go and learn how to play golf. अब उसी पे क्वेश्चन आता हूँ कि आपको कितना आता है गोल्फ? I also know the basics only. ठीक। I don't know much. I'm yet to play, the professional, but yes, just the basics. 15 से 20 साल फाइनेंशियल सेक्टर में रहने के बाद जी। आपके पास अगर एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना है तो काफ़ी सेक्टर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह तो अगर आप लीडरशिप में जा रहे हो तो यू हैव टू मैनेज या तो मनी या तो पीपल। True. तो सारे अब सेक्टर ओपन हो गए थे आपके लिए, अब एंटरप्रेन्योरशिप में जाना था तो ये रियल एस्टेट ही आपने क्यों चूज़ किया? Coming from the financial sector, उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करते थे, उसके अंदर रियल एस्टेट वाज ऑलवेज वन थिंग जो कि मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट करता था। एंड रियल एस्टेट, इट्स नॉट ओनली माई लाइकिंग, इट इज़ द नीड ऑफ द आर। किसी भी कंट्री के लिए अगर आप देखो, उसका जो रियल एस्टेट है, जब वो ग्रो करता है तो ओवरऑल कंट्री ग्रो करती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री की, वो तभी आती है कि अगर उस कंट्री के अंदर रियल एस्टेट ग्रो करेगा। और आप हमारे यहाँ तो देखिए, विद दी मोदी जी कमिंग इन द पावर, उनका तो विजन ही यही है कि हाउस फॉर एवरी मैन। तो अगर हम 150 करोड़ लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि सबके पास अपना घर हो, सबके पास अपने जॉब्स हों, तो कितना रियल एस्टेट डेवलपमेंट हमारी कंट्री के अंदर आने वाला है। तो दैट इज़ वन सेक्टर विच इज़ स्टिल ग्रोइंग व्हेन इट कम्स टू द रेजिडेंशियल सेक्टर। दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई चोज टू कम इन रियल एस्टेट ओनली। एंड अब उसके बाद फिर आते हैं कि वाई गोवा टू स्टार्ट विथ? जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे पर्सनल लाइकिंग तो था ही गोवा का, एंड थैंकफुली गोवा गिव्स यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो बीइंग अ ग्लोबल डेस्टिनेशन। आप देखिए गोवा में अक्रॉस द ग्लोब से लोग आते हैं, इट्स नॉट ओनली इंडिया। इंडिया से तो आते ही हैं, बट पूरी दुनिया से लोग गोवा आते हैं। ऐसा डेस्टिनेशन, जो एनआरआईज हैं वो भी जब इंडिया आते हैं तो दे प्लान कि वो कम से कम 1 वीक गोवा के अंदर जरूर स्पेंड करें। जो सेकंड होम की हम बात करते हैं, तो गोवा बीइंग अ ट्रॉपिकल पैराडाइज, लोग वहाँ पे आके अपना सेकंड होम भी बनाना चाहते हैं। और विद द न्यू एयरपोर्ट कमिंग अप इन गोवा, आप देखिए किसी भी सिटी के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर जब कोई नया एयरपोर्ट आता है तो इट्स अ माइलस्टोन अचीवमेंट। गोवा में जो नया एयरपोर्ट आया है मनोहर पारिकर जी के नाम पे, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल मोपा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मोपा एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके आने से इवन इफ आई वांट और आई डोंट वांट, जो 15 से 20 किलोमीटर का रेडियस है वो ग्रो होगा ही होगा, वो डेवलप होगा ही हो ही होगा। रहा है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो कसिनो, क्रिकेट स्टेडियम, एब्सोल्युटली, आईटी एब्सोल्युटली। पार्क, सब कुछ ला जो दी गवर्नमेंट। कसिनोज भी हैं वो अब पानी से उठ के लैंड पे आ रहे हैं। तो आप धारकल में देखेंगे तो वहाँ पे कसिनो की ऑलरेडी लैंड उनको एलोकेटेड है। जो हम एरो सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में एरो सिटी आया है, वैसा ही दिल्ली एरो सिटी हम बात कर रहे हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। वहाँ पे एम्स ऑलरेडी है, एम्स जैसा हॉस्पिटल मोपा एयरपोर्ट के पास ऑलरेडी है। क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, आईटी
की अगर आप बात करें तो गोवा गवर्नमेंट जो है उसको एज अ आईटी हब भी प्रमोट कर रही है। तो किसी भी आप देखिए दिल्ली एनसीआर क्यों ग्रो कर रहा है इतना, क्योंकि गुड़गांव एक आईटी हब है। अब गुड़गांव की पर कैपिटा इनकम देखेंगे इंडिया में हाईएस्ट में आती है जो गुड़गांव की पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पे इतनी हैं, आईटी कंपनीज इतनी हैं। उसी तरह का सेटअप अगर गोवा में हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि रेंटल्स की हम बात करें, जब आईटी प्रोफेशनल्स आएंगे पर कैपिटा इनकम लोगों के पास ज़्यादा है तो रेंटल्स भी वहाँ पे ज़्यादा आएंगे। गोवा में इसलिए भी रेंटल यील्ड गोवा में तो ज़्यादा आता अभी है, भी रेंटल डेफिनेटली हाई है, काफी क्योंकि ज्यादा जो है। टूरिस्ट भी जो गोवा जाते हैं, देखिए नॉर्मली जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तो मंथली बेसिस के अंदर लोग आपको रेंट देते हैं। गोवा में एक टूरिस्ट जा रहा है 2 या 3 दिन के लिए, तो वो इंजॉय करना चाहता है, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे आपका विला जाता है रेंट पे। तो इसीलिए वहाँ पे हम कहते हैं कि डबल डिजिट में आपको रेंटल यील्ड आती है, विच इज़ वेरी अनलाइकली इन दिल्ली एनसीआर। अब वाई गोवा तो समझ में आ गया, तो मैं मुझे लगता है लोगों को भी समझ में आएगा कि गोवा जी, में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट। अब वाई यूजन, अब ये जान लेते हैं कि जी, हमारा, हम सभी का पर्सनल लेवल पे भी यूजन में इन्वेस्टमेंट है। जी, मेरी वाइफ को इतना पसंद आ गया था कि उसने एक प्लॉट बुक किया है अपने लिए, पर्सनली अपने लिए बुक किया है। जी। बट मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वाई यूजन। अब देखिए मेरा ही प्रोडक्ट है, आपका होके कि अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई कर रहा है, बट जो हमारे काफ़ी रियल एस्टेट के बिल्डर्स, अब काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स भी ठीक ठाक लैंड बैंक लेके भी गोवा में ऑपरेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं मत वो तो एक नॉर्मल अनबायस्ड क्वेश्चन है कि यूजेन को में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को। देखिए मल्टीपल रीज़न है वाई वी से कि आप यूजिन में इन्वेस्ट कीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू मोपा एयरपोर्ट। आप अगर ड्राइव करेंगे तो बाय रोड डिस्टेंस इज 20 मिनट्स, तो 18-19 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 66, वी आर बैंग एट नेशनल हाईवे 66। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो मेन रोड्स हैं वहाँ से कितने कनेक्टेड हैं। कसिनोज जो धारगल में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जो अपकमिंग कसिनो जोन है वो 20 मिनट्स है हमारी लोकेशन से, हमारी साइट से। जो गोवा के अच्छे बीचेस हैं, मैंड्रिम, मॉर्जिम, आरंबोल, या फिर लेट्स से महाराष्ट्र के भी जो कैरी बीचेस हैं, दैट इज़ हार्डली 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम आर टाउनशिप। हिली टेरेन है हमारी टाउनशिप का, तो वो जो एक गोवा के अंदर आप कह सकते हैं डबल आपको फ़ायदा है कि यू गेट दी सी ऑल्सो एंड यू गेट दी हिल्स ऑल्सो। प्लस हम बात कर रहे हैं 100+ एमिनिटीज़ की, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राइट फ्रॉम दी, जैसे आपको पता ही है हमारी टाउनशिप का नाम गोल्फ कोर्स, गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप है, गोल्फ सिटी। तो उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द गोल्फ कोर्स हम बात कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग की, हम बात कर रहे हैं जिम्नेजियम की, हम बात कर रहे हैं साइकिलिंग ट्रैक की, हम बात कर रहे हैं योगा रिट्रीट की। तो ये 100+ एमिनिटीज़ हम अपनी टाउनशिप के अंदर जो प्रपोज्ड हैं हमारी एमिनिटीज़, जो भी रेजिडेंट हमारे यहाँ बाय करेगा ऑब्वियसली ही विल अवेल ऑल दोज थिंग्स। प्लस हमने एक बहुत बड़ा साइन अप भी किया है अभी गैरी कर्स्टन के साथ। तो एवरीबडी नोज गैरी कर्स्टन हु ही इज़। 2011 का जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है उन्हीं की कोचिंग के अंडर जीता है, तो ही वाज द इंडियन कोच, हेड कोच। एंड तो आई गेस वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड क्रिकेट कोचेस ऑफ ऑल टाइम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एग्रीड। तो हम इस तरह के लोगों के साथ टाई अप कर रहे हैं। हम गोल्फ के लिए हमने आईडीजी के साथ हमने साइन अप किया है। जो हम गोल्फ उसके अंदर टाउनशिप के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो विलाज हम लेके आ रहे हैं वो प्री लीज्ड तो विलाज हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए कि आपकी टाउनशिप में, अगर इफ आई एम राइट, कि 3.31 करोड़ में आपको एक अच्छा 3 BHK विला मिल जाता है करेक्ट। विद स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फुल्ली लोडेड विला मिल जाता एंड है प्री जिसमें आप रेंटेड फ्रॉम द रेंट, डे वन। और रेंट भी है हाँ वहाँ हाँ पे हाँ, 1.75 लाख एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पर मंथ का। और वही मैं कंपेयर करूँ कि एनसीआर में अगर वैसा विला लेना है तो 15 जी, से 20 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाते कम हैं पड़ जाएगा। कि, और वैसा विला और नहीं मिल पाएगा। प्रतीक, आई मस्ट टेल यू, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द विला साइज एंड इंटीरियर्स। किस लोकेशन में आपका विला है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं AQI लेवल अंडर 30 की, हम बात कर रहे हैं बीचेस 30 मिनट्स ड्राइव, एयरपोर्ट हम कह रहे हैं 20 मिनट्स, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट द विला या 400 स्क्वायर यार्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे तो हैं मुझे लगता ओवरऑल है कि आपकी एनवायरनमेंट की। अपनी अपनी लाइफ की लॉन्जेविटी एब्सोल्युटली। बढ़ा सकते हो ऐसी आप 10 साल कंपेरिजन। और एक्स्ट्रा जिएंगे अगर आप वहाँ जाके रहेंगे तो। तो दैट, आई गेस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो हमारे विला प्लॉट्स हैं वहाँ पे, वो भी आज की बात करें तो एनसीआर से 8x कम रेट पे हैं। करेक्ट। और 8x कम रेट पे हैं, और इसी रेट को वो 4 से 5 साल में अचीव कर देंगे। जो आज ट्रू एनसीआर ट्रू। का है, 4 से 5 साल में वही रेट अचीव करेंगे जो हमारा
द्वारका एक्सप्रेसवे ने अचीव किया करेक्ट है, चाहे वो एरोसिटी के पास वाली लोकेशन ने अचीव किया है। जी तो आई गेस दैट मेक्स अ वेरी राइट पॉइंट टू इन्वेस्ट इन। नहीं तो अभी आज की डेट में देखा जाए कि 200 गज का प्लॉट अगर जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ पे लेना है, तो क्या पता 6 करोड़ रुपए में भी ना मिले, उसमें भी नहीं आएगा उसमें भी नहीं आएगा। करेक्ट और हम और 200 गज का प्लॉट तो हमारे पास है नहीं अभी, 300 गज से स्टार्ट हो रहा है अभी जो अवेलेबल है। 300 गज का प्लॉट 1.25 करोड़ में हमारे से स्टार्ट हो टाउनशिप में जाएगा हाँ 1.25 करोड़ से स्टार्ट हो से जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और एब्सोल्युटली अच्छे प्लॉट स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे प्लॉट स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपकी लाइफ की भी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है आपकी। करेक्ट सो आई गेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लाइफ सेंट्रिक डिसीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि जो लोग काफ़ी समय 20 से 30 साल एनसीआर में गुजार रहे हैं, ये हवा ले रहे हैं, उनके लिए लाइफ के कुछ साल वहाँ पे गुजारना या या फिर पीरियोडिकली जाके रहना बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पे। एब्सोल्युटली आप डिटॉक्स होने के लिए जाइए ना वहाँ हर 3 महीने में जाइए 15 दिन के लिए डिटॉक्स होके आइए और आपका तो कुछ वैसा भी ऑफर है कि आप अनलिमिटेड वहाँ स्टे भी कर सकते हैं अपने एब्सोल्युटली विला में। विला के अंदर हम कह रहे हैं कि जितने टाइम आप रहेंगे उतने टाइम रेंट मिलेगा पूरे साल और जितना टाइम आप रहना चाहें उतना टाइम रह सकते हैं अच्छा, वहाँ पे मैं कहीं पढ़ रहा था, जी मैं तो प्लॉट लिया है, विला वाला लिया नहीं है, कि एक डेस्टिनेशन इवेंट भी आप, एक डेस्टिनेशन इवेंट हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे तो ये डेस्टिनेशन इवेंट अब की डेफिनेशन क्या है ये, कि आप खाना पीना रहना सब दे रहे हो कि? नहीं नहीं वेन्यू वेन्यू अच्छा, वेन्यू दे रहे वेन्यू हम देंगे उसके अलावा जो बेयर मिनिमम कॉस्ट होगी हो। जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो हम चार्ज कर लेंगे वेन्यू दे रहे हैं, वेन्यू में क्या कुछ गेस्ट के लिए रूम्स भी दे रहे हैं उसमें? एब्सोल्युटली वो हम प्लान कर सकते हैं केस टू ओके, केस बेसिस में कि ओके, कितने रिक्वायरमेंट है उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे क्योंकि उनका विला भी हमारे साथ होगा तो जो भी विला अवेलेबिलिटी होगी उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे हम वो ऑफर करेंगे उस समय ओके, प्लस वेन्यू जो डेस्टिनेशन जैसे लेट्स से वेडिंग है किसी की या कोई बड़ा फंक्शन है वो वहाँ पे कर सकते हैं वेन्यू इज कॉम्प्लीमेंट्री वन वन इवेंट ओके। वन, अब मुझे लगता है कि यही अपने में 30-40 लाख रुपए का कम से कम एक कॉस्ट होता है, डेफिनेटली जो काफ़ी अभी और ट्रेंड भी चल रहा आप है। ट्रेंड देखिए ना गोवा जा हाँ, रहे हैं सब लोग सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन वेडिंग वेडिंग करने के गोवा लिए में हो रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्री वेडिंग शूट सारे हुँ, गोवा हुँ, में हो रहे हैं हुँ। मुझे लगता है और कोई जगह भी नहीं है इंडिया में इन सब चीज़ों के लिए करेक्ट इस समय तो। एंड देन रियल एस्टेट में जैसे आपने पहले बोला कि एक चेंजेस जो कि कमिटमेंट को लेके काफ़ी लोग डिलेड रहते हैं, उसको आप यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि यूजेन डिलीवर्स ऑन टाइम। ऑन टाइम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड तो उस चीज़ को कैसे ध्यान में रखते हो आप लोग, कि कुछ आपके टारगेट्स होते हैं डेवलपमेंट के जिसको आप लोग टाइमलाइन से फॉलो करते हो? डेफिनेटली डेफिनेटली देखो आप एज आई सेड अर्लियर कि 4 साढ़े 4 महीने तक गोवा में बारिश होती है सो द नेक्स्ट रेन सीजन विल स्टार्ट इन मे एंड तो मेरे पास 5 महीने 5.5 महीने का विंडो है हम उसको ब्रेक कर लेते हैं मंथली बेसिस पे कि इस हर महीने के माइलस्टोन हमें अचीव करने हैं सो दैट मैं जो कस्टमर्स को प्रॉमिस किया है 36 मंथ्स लेट्स से फ्रॉम दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड और फ्रॉम दी बीबीए रजिस्ट्रेशन वो 36 मंथ्स के अंदर हम उनको डिलीवरी दे पाएँ मेरे पास हर साल के 5 महीने चले जाते हैं बारिश में तो जो 7 महीने मुझे मिलते हैं उसको मैं ब्रेक करता हूँ स्मॉलर मंथली टारगेट्स के अंदर तो इसी अकॉर्डिंग मैं अपने वेंडर सेलेक्ट करता हूँ इसी अकॉर्डिंग मैं अपना मटेरियल प्रोक्योर करता हूँ ताकि हम वो माइलस्टोन्स अचीव कर पाएँ क्योंकि देखिए आई कम फ्रॉम अ बैंकिंग बैकग्राउंड सो एज आई सेड कि वी आर वेरी कमिटेड टू व्हाट वी हैव सेड टू द क्लाइंट्स तो और सिंस इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर अस वी वांट इट टू बी अ माइलस्टोन प्रोजेक्ट कि कस्टमर जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया है जिन्होंने 1 साल पहले हमारे साथ शुरू किया था 1 डेढ़ साल पहले जब हमने यूजिन शुरू किया उन्होंने जिन्होंने वहाँ पे हमें ट्रस्ट दिया अपना सपोर्ट दिया फंड्स दिए हम चाहते हैं कि वो सब जब हमारे से एग्जिट लें या जो इन्वेस्टर जब भी एग्जिट ले या रीसेल करे तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिले या जो एंड यूजर्स है जब वो वहाँ पे बनाएं तो उनको लगे कि उनका डिसीजन राइट रहा है हम्म, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हम और अभी अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं रिवर्स और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जब जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था, 2.5 टाइम्स तो रेट अभी हो ही चुके एब्सोल्युटली हैं। 2x करीब हम अपने 2x रेट हाँ करीब अभी ऑलरेडी अचीव अप्रिसिएशन कर जा ही लिया है चुका है, और मुझे, करेक्ट और आपको क्या लगता है कि ये नेक्स्ट 5 साल में क्या 2 से 3x और स्कोप है? डेफिनेटली है देखिए क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है अब मैं लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो सेकंड फेज है इफ इट इज लेट्स से 50 एकड़ और 60 एकड़ तो 60 ही रहने वाला है जैसे जैसे प्लॉट कम होते जाएंगे प्राइस ऊपर जाता रहेगा तो लैंड एक स्केर्स कमोडिटी है वो ग्लोबली और फेज़ 2 का तो मुझे लगा अभी ऑफिशियल लॉन्च हुआ नहीं है, कमिंग वीक्स या कमिंग 1-2 महीने में होने वाला है, करेक्ट जहाँ पे लॉन्च प्राइस ही शायद 50,000 रुपये करेक्ट बीएसपी है। रेरा पे हम इसको 50,000 के साथ हम्म। लॉन्च करेंगे
तो वो खुद ही फेज़ 2 वालों को काफ़ी अच्छा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया ऑलरेडी, अप्रिसिएशन देगा। ऑलमोस्ट आई गेस 1.2 1.3 टाइम्स का करेक्ट, करेक्ट। अप्रिसिएशन तो देगा। जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया हम उस पे खरे उतरें। दैट हैज़ बीन द ऑब्जेक्टिव और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम भी कर रहे हैं। आप साइट पे भी देखेंगे तो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी जो गोवा में गए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स हमारे हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, अगर उनका कोई फैमिली फ्रेंड और या वो खुद अगर गोवा जा रहे हैं तो दे मस्ट गो एंड सी द साइट। तो उन्हें खुद ही दिख जाएगा कि वॉर फुटिंग लेवल पे इस समय काम चल रहा है साइट पे। बिफोर द नेक्स्ट रेन कम्स वी हैव अ माइलस्टोन टू अचीव। तो और मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच प्रतीक। एंड एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, जहाँ जाके लगता है कि पता नहीं कहाँ पे आ गए, वो ला मांड्रे है, जो मांड्रे बीच से 2 से 3-4 किलोमीटर रेडियस पे ही है। करेक्ट। एंड उसके बारे में चाहूँगा कि आप कुछ बताएं। एंड एक छोटा प्रोजेक्ट आपने गोवा में स्टार्ट किया जी। और उसको डिलीवर किया है। एंड जब भी लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पापा मम्मी खुद गए वहाँ पे, तो उनको लगा कि भाई तो मतलब जन्नत में ही आ गए। और वही है, आकांक्षाएं उनकी अब गोल्फ सिटी से है ट्रू। कि वैसे ही डिलीवरी वहाँ पे भी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लामांडे के बारे में बताएं। तो प्रतीक अगर हम बात करें लाम मंद्रे की, जैसा आप कह रहे हो कि फादर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, तो क्योंकि वो हमारा गोवा के अंदर पायलट प्रोजेक्ट था तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और पूरी कोशिश की है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उसके अंदर उन्होंने जो हमें ट्रस्ट दिखाया उसको उनको उससे बेटर रिस्पांस मिले। लाव मैंड्रे अपने आप में, जैसे आपने कहा कि मैंड्रिम बीच से मुश्किल से 7 to 8 मिनट्स का ड्राइव है हार्डली। गोवा के अंदर हम बात करें तो जो बीचेस हैं, जो अब जो नॉर्थ गोवा के जो बीचेस हैं जो कि एंड हो रहे हैं मैंड्रिम, मॉर्जिम और आरम्बोल, वो बहुत ही सरीन बीचेस हैं, वेरी क्लीन। और उन बीचेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो फॉरेनर्स रहते हैं वहाँ पे। दैट हैज़ ऑलवेज बीन हब फॉर रशियंस, अफ्रीकन्स। सालों से वो इन्हीं बीचेस के पास रहे हैं। और मैंड्रिम अपने आप में बहुत ही सुंदर बीच है। अगर आप कभी जाओ तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप ज़रूर होके आइए मैंड्रिम बीच भी। विला के अंदर भी हमने जो, ऐसे आपने कहा, इंडो पोर्तुगीज़ जो थीम है, 8,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है जिसके अंदर हमने सिर्फ 50% कवर किया है। नॉर्मली आप अगर गोवा के अंदर किसी विला कम्युनिटी के अंदर जाते हैं 7, 8, 10, 12, 15 वाली, तो आप देखिएगा कि उन्होंने स्पेस मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया है। 70-80% लोग यूटिलाइज़ कर देते हैं स्पेस विला के अंदर और ओपन स्पेस बहुत कम रह जाता है। इन विलास के अंदर हमने 2 पार्किंग दी है हर विला ओनर को, प्लस कॉमन पार्किंग है, और ऑलमोस्ट 4,000 स्क्वायर मीटर का तो ओपन स्पेस हमने छोड़ा है। इसीलिए जो फील जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उनको बहुत पसंद आया, वो इसीलिए पसंद आया कि हमने ओपन स्पेस इसके अंदर बहुत रखा है। तो वैल्यू फॉर मनी जो है वो इन विलाज में आपको मिलता है, और ये हमारा एक सिग्नेचर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट भी है। एंड उतना सस्ता नहीं है जितना गोल्फ सिटी का है। एंड इट हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। आई गेस इट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री हमारे पास बची है उसके अंदर, मोर लेस वो हमारा सोल्ड आउट प्रोडक्ट कह सकते हैं हम उसको। सो आई गेस आई हैव टेकन इनफ टाइम फॉर टुडे। एंड मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के, और हमारा पहला पॉडकास्ट है, और जो लोग देख रहे हैं आगे और भी पॉडकास्ट अमित सर के साथ करेंगे, जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल के कि आपको अब अगर प्लॉट लेना है या विला लेना है तो आप अपने फाइनेंसेस को कैसे प्लान कर सकते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम लोग ये भी बताएंगे कि अगर आपको वो अचीव करना है तो हाउ यू कैन एक्चुअली प्लान योर फाइनेंसेस। सो थैंक यू अमित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू एंड सो मच सी यू इन प्रतीक। द नेक्स्ट एपिसोड। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।